Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter globalization, and under this chapter we are doing the consequences, and under the consequences we are doing the cultural consequences. And under this cultural consequences, we have seen that actually globalization has affected our life. It has entered our home. Whatever we eat, what we drink, what we wear, what we think, everything is not going to be affected, but everything has been affected by this globalization. Whatever we think, whatever our preferences, everything is defined by globalization. This is cultural consequences. It has entered our lifestyle, it has entered our life, it has entered our ideas. So nothing is out of reach of globalization. And what we find that there is a kind of fear that actually this globalization globalization poses a threat to cultures in the world. दुनिया के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू यूनिफॉर्म कल्चर फॉर विच वी यूज़ अ टर्म होमोजेनाइजेशन. This is uniform culture, homogenization or cultural homogenization, we can say it. Cultural homogenization. Okay, so ये cultural homogenization जो हो रहा है उसमें क्या है, यूनिफॉर्म कल्चर डेवलप हो गया. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव स्टार्टेड दिस डिस्कशन कि डिफरेंट कल्चर्स के जो एलिमेंट हैं, दीज एलिमेंट्स आर लूजिंग देयर इम्पोर्टेंस, एंड व्हाट वी फाइंड दैट एवरीवेयर देयर इज एडवेंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है. जैसे हम दुनिया के किसी भी पार्ट में जाते हैं, अगर किसी भी नई जगह पे जाते हैं, तो हमें वहाँ पर उस जगह का कल्चरल जो एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता है. हमें वहाँ KFC नज़र आएगा, हमें वहाँ मैकडोनाल्ड नज़र आएगा, हमें वहाँ जीन्स पहने हुए लोग नज़र आएंगे. ना तो लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं, ना ट्रेडिशनल खाना को फॉलो कर रहे हैं. वी ऑल आर जस्ट वांट टू बी वेस्टर्नाइज्ड. दिस इज़ होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, है ना. तो अगर हम कहेंगे कि ग्लोबल कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट समथिंग like a culture in which elements of different cultures are present. It's simply imposition of Western culture on the rest of the world, है ना. जो वेस्टर्न कल्चर है वो इम्पोज किया जा रहा है. इम्पोजिशन है ना. वेस्टर्न कल्चर को हम पे इम्पोज किया जा रहा है. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट व्हेन वी वर डिस्कसिंग US hegemony, though that chapter is deleted, but still I have discussed all these important topics with you, like cultural hegemony, है ना. कल्चरल हेजेमनी से हम क्या मीन करते हैं. US is having its cultural hegemony, in which we see that the culture of US is being adopted by different countries. जो बहुत सारी countries हैं, सारी countries जो हैं वो US कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि जो सुपर पावर होते हैं वो इस कारण भी सुपर पावर बनते हैं क्योंकि उनके कल्चर को अदर कल्चर से सुपीरियर मान लिया जाता है ना. एंड दिस कल्चरल सुप्रीमेसी इज़ देयर in case of America. And we have also, I told you that even though
when Cold War was going on, when USSR was present there as superpower, still at that time the US has hegemony. How? Cultural hegemony. उस समय भी यूएस का ही कल्चरल हेजेमनी था, क्योंकि यूएसएसआर में भी लोग ऐसे थे जो कि यूएस के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते थे, दो दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ यूएस बिकॉज ऑफ द टोटलिटेरियन स्टेट, है ना। जो टोटलिटेरियन स्टेट होते हैं सोशलिज्म के अंदर, बिकॉज ऑफ दोज टोटलिटेरियन स्टेट द पीपल वर नॉट फ्री, but they wanted to adopt the American culture, and the example was blue jeans, about which we have discussed कि किस तरह से लोग अपने साल भर की कमाई को बचा के रखते थे कि जो टूरिस्ट आएंगे यूएस से जो टूरिस्ट आएंगे यूएसएसआर, उनसे वो उनके यूज़ किए हुए जीन्स वो ब्लैक मार्केट से परचेज करते थे। सो दिस इज़ कल्चरल हेजेमनी। तो आज के समय में जबकि यूएसएसआर रहा ही नहीं, जब यूएसएसआर था तब तो यूएस की ही कल्चरल हेजेमनी थी, और आज भी है, आज बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। कल हमने एक टर्म यूज़ किया था मैकडोनाल्डाइजेशन, है ना। दिस इज ऑल्सो इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, मैकडोनाल्डाइजेशन, है ना। ये भी क्या है, दिस इज कि जहाँ भी देखिए आपको यही एलिमेंट्स नज़र आएंगे, दुनिया में कहीं भी जाइए आपको मैकडोनाल्ड दूर से ही नज़र आ जाता है। वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसका एलिमेंट नहीं नज़र आता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि ग्लोबलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आज के समय में क्यों ये सब कुछ, क्यों हमें मैकडोनाल्ड नज़र आ जा रहा है, क्योंकि अब FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट पे रोक नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के जो आउटलेट्स हैं वो कंट्री में खुल सकते हैं और खुल रहे हैं। KFCs हैं, जो भी वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो सब हमारे सामने मौजूद हैं। So what we find that the culture of the politically and economically dominant society, the society leaves its imprint on a less powerful societies, है ना। जो less powerful societies हैं वो क्या कर रही हैं, वो they are getting influenced by the culture of those countries which are politically and economically powerful. They are powerful in respect of economy, in respect of political power, but the less powerful countries start following their culture as well. Though the culture of many other countries are very rich, बट ये एक इसको हम हेजेमनी इसी को कहते हैं कि हमारे दिमाग में ये इम्प्रिंट हो गया है कि अगर हम यूएस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो तभी हम मॉडर्न होंगे, तभी हम एडवांस माने जाएंगे। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल है, तो हमने उनको कल्चरली भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया, है ना। जो भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेंट सोसाइटी होती है, वहाँ की जो कल्चर होती है वो लेस पावरफुल सोसाइटी पे अपना इम्प्रिंट डाल देती है, एंड जो पूरी दुनिया है वो उस तरह से नज़र आने लगती है जिस तरह से डोमिनेंट पावर उसको देखना चाहता है ना। जो डोमिनेंट पावर है जैसे यूएस क्या चाहेगा? ऑब्वियसली यूएस यही चाहेगा कि जो उसका कल्चर है उसको सारे लोग अडॉप्ट करें, है ना। तो वही तो उसकी सुप्रीमेसी होगी। आज के डेट में हमने भी बहुत रिवाइव किया, लाइक अभी योगा का जो इम्पोर्टेंस था हमारे एंशिएंट कल्चर में, हमने उसको भूल गए हम पूरी तरह से, है ना, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में योगा था, पहले भी था, बट आज के समय में हमने फिर से उसको रिवाइव किया, है ना। आज के समय में हम कहेंगे कि हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एफर्ट से उनका एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है
कि आज के डेट में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। तो ये क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ कल्चरल सुप्रीमेसी। हमारे कल्चर के एलिमेंट को पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, न सिर्फ अडॉप्ट कर रही है, दे आर नोइंग, दे आर एक्सेप्टिंग, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द बेनिफिट ऑफ डूइंग योगा, है ना। तो दिस इज़ कल्चरल हेजेमनी। लेकिन क्यों हम नहीं अपने कल्चर को हमने आगे बढ़ाया? क्योंकि ये चूँकि हम पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है, तो हमने ये सोचा कि हमारा कल्चर भी डोमिनेंट नहीं हो सकता, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो दिस इज़ द आउटकम। अगर कोई एक कंट्री पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पावरफुल होता है तो हम उसके कल्चर को भी सुपीरियर मान लेते हैं, और फिर पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया उसी तरह से दिखती है जिस तरह से वो पावरफुल कंट्री देखना चाहता है ना। तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये अच्छी बात नहीं है। वाई इट इज़ डेंजरस? दिस इज़ डेंजरस नॉट ओनली फॉर द कंट्रीज़, फॉर द पुअर कंट्रीज़, but for the whole humanity, because what we find that this kind of westernization or homogenization of culture, actually it is shrinking the rich cultural heritage of the entire globe। जो हमारे पूरी ग्लोब की, पूरी दुनिया की डिफरेंट कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, that diversity is shrinking, है ना। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर is shrinking, है ना। कल्चर की जो डाइवर्सिटी वो श्रिंक हो रही है। क्यों श्रिंक हो रही है? क्योंकि होमोजेनाइजेशन हो रहा है। क्यों होमोजेनाइजेशन हो रहा है? क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर हो रहा है। तो हम अपने कल्चर के एलिमेंट्स को भूल करके जब दूसरे कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो ग्लोबल कल्चर होना चाहिए, ग्लोबल कल्चर का मतलब क्या है? जिसमें जो वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर है उन सबका एलिमेंट जब मौजूद होता है तब हम उसको ग्लोबल कल्चर कहते हैं। बट नाउ एट प्रेजेंट द कल्चर विच वी आर प्रैक्टिसिंग इज, इट्स नॉट ग्लोबल कल्चर, इट्स वेस्टर्न कल्चर, ओके। बट at the same time we find that it will not be 100% correct to assume that this cultural influence is only negative, है ना। ये मान ले कि जो भी कल्चरल consequences हैं ग्लोबलाइजेशन के वो पूरी तरह से नेगेटिव हैं, ये सही नहीं होगा, है ना। कल्चर whenever we talk of culture, you must remember that culture is not something which is static, है ना। कल्चर ऐसी चीज़ नहीं होती है जो स्टैटिक रहती है, because change is the, you must have heard this saying, change is the only constant। So what does it mean? कि चेंज ही जो है ना वही कांस्टेंट होता है। आप चेंज को नहीं रोक सकते, यू कांट स्टॉप चेंज। अगर आप चेंज रोकेंगे तो फिर ग्रोथ रुक जाएगा, बिकॉज जब हम बदलते हैं तभी हम ग्रो करते हैं। तो कल्चर इज़ ऑल्सो समथिंग विच कीप्स चेंजिंग, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ स्टैटिक। ये डायनामिक चीज़ है, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, हमारी सोच से जुड़ी हुई है। हमारी सोच एक जैसी नहीं रह सकती है। जैसी सोच आज से 100 साल पहले थी वैसी सोच आज भी हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन विद इन ईयर्स हमारी सोच बदल जाती है। तो कल्चर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड वेरी मच विथ आवर आइडियाज़। तो जब हमारी सोच बदलेगी तो ऑब्वियसली कल्चर में भी चेंज आएगा। तो कल्चर को ये मान लें कि कल्चर में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो गलत है, इट्स नॉट करेक्ट।
कल्चर में चेंज आएगा। हर कल्चर में कहीं ना कहीं आउटसाइड इन्फ्लुएंस आता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस आया कल्चर में, उसके कारण हमारे चॉइसेस अगर लिमिटेड हो जाते हैं तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन कल्चर, है ना। अब क्या हो रहा है कि जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो रहा है कल्चर का, बिकॉज ऑफ दैट आउटसाइड इन्फ्लुएंस व्हाट इज हैपनिंग दैट आवर चॉइसेस आर रिड्यूसिंग। So, what is the thing that if outside influence in culture leads to reduction of choices, then it is negative। ठीक है, जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस आ रहा है कल्चर में, अगर वो नेगेटिव, अगर वो हमारे चॉइसेस को लिमिट कर दे रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस आ रहा है वो हमारे जो चॉइसेस हैं उसको रिड्यूस ना करके उसको बढ़ा दे रहा है, हमारे सामने ज़्यादा चॉइसेस अगर हो जा रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे बल्कि इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। सो ऐसा होता है कई बार। ठीक है, कई बार इसका उल्टा होता है कि जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है उससे हमारे चॉइसेस बढ़ गए। पहले जितने चॉइस हमारे सामने थे अब उससे ज़्यादा चॉइस हमारे सामने हो गया, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पॉजिटिव। नाउ द कल्चर इज एक्सपैंडिंग, इट्स नॉट श्रिंकिंग, है ना। आउटसाइड इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि हम बस एक ही चीज़ कर रहे हैं जो कि हमने बाहर से लिया है। ठीक है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब आउटसाइड इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि उसको हमने एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, है ना, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल वन। जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था उसमें हमने बेसिक चीज़ उसका नहीं बदला, बेसिक चीज़ वही है, उस पर मॉडिफिकेशन आ गया। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पॉजिटिव। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। लाइक जब हम कहीं भी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो हमारे सामने जो मेनू आती है, यू कैन सी कि मेन्यू में हमारे लिए कितने वैराइटीज़ होने लगे हैं। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर। हम उसमें कॉन्टिनेंटल फूड भी देखते हैं, चाइनीज़ फूड देखते हैं, है ना। तो ये जो इतने सारे डिफरेंट आइटम्स हमें खाने के मिल रहे हैं, ये बर्गर और पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अलग अलग कंट्री की जो खाने की चीज़ें वो हमारे प्लेट पे अवेलेबल है, हमारा भी है ना। जो भी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन खाना होता है वो भी हमारे सामने अवेलेबल है। एंड इतने सारे नए नए चॉइसेस भी हमारे आ गए। तो हमने क्या देखा कि इस तरह का जो इन्फ्लुएंस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो आया, बाहर के देश से जो इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में आया हमारे कल्चर पे, उसने हमारे चॉइस को रिडक्ट नहीं किया, कम नहीं किया, बल्कि उसने हमारी चॉइसेस को बढ़ा दिया, है ना। अब हमारे सामने अगर हम स्नैक्स खाना चाह रहे हैं तो हम मसाला डोसा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, हम पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, है ना, हम गोलगप्पे भी खा सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात है कि इट्स नॉट लाइक कि अगर हमें गोलगप्पा खाना है तो हम गोलगप्पा ही खाएंगे। बर्गर कैन नेवर सब्स्टिट्यूट गोलगप्पा, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो एलिमेंट है हमारे कल्चर का, उसको हमने रिटेन किया हुआ है, उसके साथ एक और चीज़ हमें जुड़ गई, तो ये तो एक्सपैंड हो गया ना। इट्स नॉट श्रिंकिंग ऑफ द कल्चर हैज़ बीन एक्सपैंडेड। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूट
नहीं है, जो बाहर से चीज़ें आई हैं उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो हमारी चीज़ें थी उनका अपना एग्जिस्टेंस है. दैट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट, इट इज़ एडेड ऑन टू आर फूड चॉइसेस. एक एडिशन हो गया. तो ये तो अच्छी बात है, आपके सामने ऑप्शंस ज़्यादा हो गए. पहले कम ऑप्शन थे, अब ढेर सारे ऑप्शंस हो गए, है ना. इसी तरह से अगर हम आउटफिट की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारी चॉइसेस बढ़ गए. पहले सिर्फ साड़ी पहनती थी औरतें, आज के समय में हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं. तो अगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस आ रहा है और वो आपकी चॉइसेस को बढ़ा रहा है तो वो अच्छी बात है. हमने साड़ी को नहीं छोड़ा है, बट अदर चीज़ें भी हमारे सामने एज अ ऑप्शन आ गई हैं. इसी में एक और चीज़ हम देखते हैं, मिंगलिंग ऑफ द कल्चर इज ऑल्सो हैपनिंग. और मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं हम इसको, इंटरमिक्सिंग. और मिंगलिंग. दो कल्चर के एलिमेंट आपस में मिल जा रहे हैं. जैसे ब्लू जीन्स, जो कि अमेरिकन कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. अब ब्लू जीन्स को अगर हम खादी के कुर्ते के साथ पहनते हैं तो यहाँ पर क्या है, जीन्स प्लस कुर्ता, है ना. जीन्स जो है वो यूएस कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूएस कल्चर. एंड कुर्ता खादी कुर्ता, इट्स नॉट सिंपली कुर्ता, इट्स खादी कुर्ता, है ना. खादी कुर्ता जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को का एलिमेंट है. हमने दोनों को मिक्स कर दिया, है ना. जीन्स के ऊपर हमने खादी कुर्ता पहन लिया. तो यहाँ क्या है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस ने हमारे ऑप्शन को बढ़ा दिया. अब हम खादी कुर्ता के नीचे पैजामा पहने, धोती पहने या जीन्स पहने, ये हमारी चॉइस है. सो इट एक्सपैंडेड द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, है ना. सो दिस इज व्हाट दिस इज वी कॉल दिस मिंगलिंग ऑफ कल्चर, है ना. एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया, खादी कुर्ता वॉर्न ओवर जीन्स. एंड ये जो क्लोथिंग कॉम्बिनेशन है खादी कुर्ता के साथ जीन्स, इट यू कैन सी दिस नॉट ओनली इन इंडिया. अगर अपनी कंट्री में आप, तो ये बहुत कॉमन सीन है देखना, है ना, खादी कुर्ता और जीन्स पहनना. दिस हैज़ बिन एक्सपोर्टेड टू बैक टू द कंट्री दैट गेव अस ब्लू जीन्स. अमेरिका में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ब्लू जीन्स पे खादी कुर्ता पहनते हैं. तो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए कल्चर में, है ना. टू वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ओनली वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन क्या हुआ, जब हम देख रहे हैं कि बस एक ही तरफ से चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, आई जा रही हैं, है ना. जैसे कि हमने कल देखा था कि जो भी चीज़ डेवलप से डेवलपिंग में तो आ जाती हैं. जैसे अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें या कैपिटल की बात करें या आइडियाज़ की बात करें, तो वो डेवलप्ड से डेवलपिंग में आ रहा है. लेकिन डेवलपिंग से डेवलप में नहीं जाता है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लग जाता है. लाइक पीपल, लोगों का जाना जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ से मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ लोग जाते हैं, तो उस पर उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है. यहाँ तक कि गुड्स एंड सर्विसेज भी हमारे उनके मार्केट तक उतनी आसानी से नहीं पहुँचते जितनी आसानी से डेवलप्ड कंट्री के चीज़ें हमारे मार्केट तक पहुँचती है. तो ये व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. टू वे, ये जो आदान प्रदान जिसको हम कहेंगे, जो फ्लो हो रहा है, द फ्लो विच इज़ गोइंग ऑन, इट शुड बी टू वे, है ना. ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से आया जा रहा है, बस यहाँ से आया जा रहा है और इधर से कुछ भी नहीं जा रहा है. तो दिस इज़ नॉट अ ट्रू फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर हमने ब्लू जीन्स की बात की, इट मीन्स कि ये जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है. अगर हम वहाँ से कुछ एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो यहाँ के एलिमेंट्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं. खादी कुर्ता भी यूएस पहुँच गया
है ना. तो दिस इज वी कॉल टू वे कम्युनिकेशन और टू वे एक्सचेंज, है ना. एंड दिस टू वे एक्सचेंज लीड्स टू हेट्रोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर. This leads to heterogenization of culture. Okay. So what we find कि ये जो टू वे एक्सचेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ऑल द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव. बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो गया, वो अलग तरह का हो गया, है ना. उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो गया. तो इट इज़ लीडिंग टू दिस कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. And we cannot deny that there remain differences in power when culture interact. कल्चर्स में इंटरैक्शन हो रहा है ना. दो कल्चर आपस में मिल रहे हैं, और जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो एक्सचेंज होता है वो टू वे होता है. और इसका यही एग्जांपल है. तो यहाँ पर एक जो बात आपको समझनी है, in the starting I told you that globalization leads to cultural homogenization. Yes, but there is westernization. Western culture is being imposed everywhere, which leads to uniformity of culture. But at the same time we find that this exchange is two-way, and this two-way exchange is causing each and every culture of the world to be distinctive, to be different, and in this way it leads to cultural heterogenization, which is a positive impact. So this is positive, but when we are talking about homogenization, that is negative. So ये आपका consequences हो गया. हमने cultural consequences को भी we have completed, and now we will proceed to a new subtopic, and that is India and globalization. Okay. So as we know, globalization is not something which is a phenomena of modern era only. In ancient time also we find that there was flow of goods, there was flow of ideas, there was flow of people, flow of capital. Everything was flowing in ancient time as well. So it's not something, if we consider, if we are talking about India and globalization, in context of India also we find that this flow was going on from the ancient time, है ना. एंशियंट टाइम से हमारे जो ट्रेडर्स थे वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, दूसरी कंट्री से ट्रेडर्स आते थे इंडिया. तो ये सब कुछ गुड्स का, सर्विसेज का, लोगों का फ्लो जो था वो जारी था, दैट वाज गोइंग ऑन. एंड अगर हम कॉलोनियल पीरियड को देखें, जब इंडिया में कॉलोनियल रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश जो है वो हम पे अपने रूल को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस समय में क्या हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर बन जाता है, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बन जाता है. यहाँ से रॉ मटेरियल्स यूरोप जाते थे, और ब्रिटेन से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जाता था, और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स होते थे वो हमारी कंट्री में आते थे, है ना. तो ये हमने कॉलोनियल पीरियड में इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है. रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, और फिनिश्ड गुड्स जो है वो इम्पोर्ट होते थे, है ना. इस तरह से ये चीज़ें जो है वो बहुत दिनों से चली आ रही हैं. ग्लोबलाइजेशन हमारा था, बट
जब हमने आज़ादी हमें मिल गई, वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी फाउंड दैट ये जो सिस्टम था कि रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं, फिनिश्ड गुड आ रहे हैं, दैट वाज काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज हमारे ही रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके वो फिनिश्ड गुड्स बना के हमारे यहाँ पे इतने महंगे दामों में बेच रहे थे। तो हमारे जो कंट्री में जब हमें आज़ादी मिली तो फिर हमने ये सोचा कि हम लोग चीज़ों को अपने से बनाएंगे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए, है ना। अभी वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next class.